नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया गवर्नमेंट को 213 नाम्स जो रिकमेंड किए गए हैं वेरियस हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, उन पर गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और जल्द एक्शन नहीं ले रही है। अभी देखो, वेरियस हाई कोर्ट्स में जजेस की टोटल जितनी पोस्ट सैंक्शन हैं उनमें से 38% पोस्ट खाली हैं। और कुछ हाई कोर्ट्स जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर तो देखो 50% से ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो वैकेंट हैं। अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टाइम लिमिट फिक्स की हुई है 6 मंथ्स की उन जजेस के नाम पर जिन पर सुप्रीम कोर्ट, कोलिजियम, हाई कोर्ट और गवर्नमेंट सभी राजी हो जाते हैं। कम से कम उनको तो हाई कोर्ट में जज अपॉइंट किया जाए 6 महीनों के अंदर अंदर। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जिन नामों पर सहमति बन जाती है उनको भी हाई कोर्ट में अपॉइंट होने में बहुत समय लग जाता है। प्रोसेस क्या होती है? देखो, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ये कहता है अगर हाई कोर्ट में कोई पोस्ट वैकेंट होनी होती है तो 6 महीने पहले ही प्रोसेस इनिशिएट हो जानी चाहिए उस पोस्ट को फिल करने की। इसके लिए वो स्टेट जहां पर कंसर्निंग हाई कोर्ट है वो स्टेट 6 हफ्तों के अंदर अंदर फाइल पुटअप करेगा यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास कि ये पोस्ट खाली होने वाली है और हमें ये पोस्ट फिल करनी है। ये काम स्टेट को करना है 6 वीक्स के अंदर अंदर। उसके बाद यूनियन लॉ मिनिस्टर को फाइल भेजनी है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को पास कितने हफ्तों में? 4 हफ्तों के अंदर अंदर। उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन से हाई कोर्ट में किसको जज अपॉइंट करना है। डिसाइड करके वो नाम रिकमेंड करते हैं लॉ मिनिस्ट्री को, और लॉ मिनिस्ट्री को 3 हफ्तों के अंदर अंदर वो फाइल भेजनी होती है प्राइम मिनिस्टर को। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को कि उस फाइल को अपनी अनुमति दें या फिर ना दें। अब देखो, यहां पर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है। प्रेसिडेंट कितना समय लेंगे फाइनल असेंट देने के लिए, इस प्रक्रिया में कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। और यहां पे सबसे ज़्यादा डिले होता है सबसे लास्ट में जाकर। मतलब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, अब फाइनल असेंट देना है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट असेंट देने में डिले करते हैं, और प्रेसिडेंट तो आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं। मतलब सरकार बैठ जाती है अपॉइंटमेंट्स पर, एक्शन नहीं लेती। वैसे देखो, 2015 के बाद से जो सिचुएशन है वो और भी खराब हो गई है, क्योंकि उस समय संविधान को अमेंड किया गया था। NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद से एग्जीक्यूटिव्स के बीच और जुडिशरी के बीच तनाव है हायर कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, और इस वजह से जो केसेस हैं हाई कोर्ट्स में वो और ज़्यादा पेंडिंग होते जा रहे हैं। हाल ही में देखो, हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर सवाल उठे कि हाई कोर्ट्स में अपील का निपटारा होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। अगर देखो जजेस की अपॉइंटमेंट जल्दी से नहीं होगी तो फिर कैसे इस समस्या का समाधान किया जाएगा, कैसे लोगों का जो विश्वास है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बढ़ेगा। अब देखो, एक दूसरा जो आर्टिकल है उसमें एक बात ये कही जाती है, अभिजीत बनर्जी जिनको इस बार इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स पे काम किया था। एग्जाम्पल की सहायता से आपको याद होगा, हमने समझा भी था, जैसे स्कूल में बच्चों को बैग दिया जाता है, किताबें दी जाती हैं, खाना दिया जाता है, इससे जो इनरोलमेंट रेशो है बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है, क्वालिटी पर असर होता है या फिर नहीं होता है। इस प्रकार से रैंडम रूप से एक्सपेरिमेंट करके हम काफ़ी सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, और वो डेटा काम आ सकता है पॉलिसी बनाने में, नई स्कीम्स चलाने में। उसी प्रकार से इन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ये पता लगाने में कौन सी चीज़ों से पेंडेंसी जो है कोर्ट्स में केसेस की वो कम की जा सकती है। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटे लेवल पर आप देखिए
जजेस की अपॉइंटमेंट ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा जज काम करते हैं, तो क्या पेंडेंसी में कमी आती है या फिर नहीं आती है? और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर केसेस की पेंडेंसी डिपेंड करती है? छोटे लेवल पे आप डेटा इकट्ठा करोगे तो बाद में बड़े लेवल पर उस डेटा की सहायता से अच्छी और इफेक्टिव पॉलिसी बनाई जा सकती है केसेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए। यूएसए में मैनहट्टन में इसी प्रकार के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किए गए थे कि बॉन्ड जो भरवाते हैं बेल देते वक्त कितने % चांसेस हैं, फैमिली कंडीशंस को देखते हुए, अपराध का रिकॉर्ड देखते हुए और काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए कि बॉन्ड हम बेल के लिए ना भी भरवाएं तो भी जो पर्सन है जिनको बेल दी जा रही है वो फिर से रीअपियर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ये पाया गया ज़्यादातर केसेस में अगर हम कुछ कंडीशंस को देखें कि वेल ऑफ फैमिली है कि नहीं है, आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं है, उनको देखते हुए बेल का बॉन्ड ना भी भरवाएं तो वो पर्सन भागते नहीं हैं, वो फिर से रीअपियर होते हैं। तो इस प्रकार का डेटा बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है केसेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए। तो ये हमने 2 आर्टिकल्स कंपाइल करके डिस्कस किए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।